हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर हमारा चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग। सर चल ही रहा है ये तो। हाँ चल रहा था सर। आज क्या है सर, आज ख़त्म करेंगे इस मनी लॉन्ड्रिंग को। हाँ सर, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो तो कितने मार्क्स हो जाएंगे हमारे टोटल। सर 35 नंबर्स के चैप्टर आपके कवर हैं। इसके बाद हमारा टारगेट नेक्स्ट 25 चैप्टर नंबर के वो डायरेक्टर्स पे फोकस करेंगे हम। तो आज हमारा 30 to 35 चैप्टर नंबर मार्क्स के चैप्टर ख़त्म होने वाले हैं। अच्छा खासा हमने कवर कर लिया है सर। मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, आज का क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं। आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, ये नोट से ही पढ़ना। आज से जो मैं पढ़ाने वाला, आज का क्लास जो है ना वो इंपॉर्टेंट नोट से है। देखो और तो मैं बोलूँगा स्टडी मैट सब मैच कर लेना, बट आज का क्लास नोट से ही पढ़ना। जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ना नोट्स वाले। हाँ नोट्स में थोड़ा डिले हो रहा है। संडे को मनी लॉन्ड्रिंग के सारे नोट्स आपके मिल जाएंगे। अदरवाइज़ मैं लिखवा ही रहा हूँ। जो खुद बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज भी किया, सर मैं खुद से नोट्स बना रहा हूँ, दैट्स गुड। बट जो नहीं बना पा रहे मैं उनके लिए संडे को मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। चलो, हमने बहुत कुछ देख लिया। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पेनल्टीज़, अटैचमेंट, एजुडिकेशंस, बहुत कुछ देख लिया। सर आज क्या है, आज चलेगा सारा चलेगा खेल अपील पे। देखो अब मनी लॉन्ड्रिंग तो हो गया। अब मनी लॉन्ड्रिंग पे मान लो कोई पार्टी एग्रीड है, मान लो कोई पार्टी मतलब जानबूझ के फंसाई गई है, उसके पास अपील का भी तो प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है। तो आज अपील का चक्कर देखेंगे हम, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस देखेंगे और देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग में और क्या क्या। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स है ना आज कवर कर देंगे, ठीक है। क्लासेस आज की क्लास हो सकती है थोड़ी लंबी जा सकती है, ठीक है। शायद 1 hours 20 minute 25 मिनट जा सकता है, ठीक है। तो आराम से कर लेना आप। बस आज का क्लास मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं ख़त्म कर दूंगा मनी लॉन्ड्रिंग को। चलो ठीक है। चलो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं हम। पावर टू अरेस्ट, ठीक है। पावर टू अरेस्ट। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ, इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन में, पूरे कंपनीज एक्ट में हर जगह क्या लिखा हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। बट एक्सेप्ट SFIO में कहा है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। मतलब सर कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, पहले समझो। पहले मैं बता रहा हूँ, लिंक करा रहा हूँ पहले क्या क्या। पहले समझो, पहले बोला है पावर टू अरेस्ट। सुनो मैं उस पर आऊँगा अभी, पहले जानो। एज ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, as offenses of money laundering are cognizable and non bailable। सर इसका मतलब मैं बताया था कहीं, हाँ बताया था, कहाँ बताया था, सेक्शन 212(6) में बताया था। सर कॉग्निजेबल मतलब क्या हुआ, विदाउट वारंट भी उठा के ले जा सकते हैं। और नॉन बेलेबल मतलब सर बेल भी नहीं होगी। मतलब मान लो किसी उठा के ले गया और उसने बोला कि सर 1 करोड़ रुपये रख लो, मेरे को बेल दे दो, तो यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा। और कॉग्निजेबल मतलब क्या हुआ कि कोई मान लो पुलिस ऑफिसर आया उठाने के लिए और वो बोलेगा वारंट कहाँ है, तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी एक्ट या जो भी ऑफेंसेस होते हैं ना, वो सारे ऑफेंसेस क्या है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। से MCQ यहाँ से याद रखना, मनी लॉन्ड्रिंग के सारे ऑफेंसेस क्या है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। और ऐसा कहाँ पढ़ा था हमने, सेक्शन 212 सब सेक्शन 6 से पढ़ा था, SFIO वाला में। SFIO वाले प्रोसीडिंग्स में सारा क्या होता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट भी उठा के ले सकते हैं और बेल भी नहीं देंगे उसको, ठीक है। अब देखो, इफ एनी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर स्लैश ऑफिसर, कौन ऑथराइज करता है इनको, ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो देखो सिंपल सी बात है, हमने स्टार्टिंग पढ़ा था प्रोविजनल अटैचमेंट, कौन करता है, डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर वाले लोग, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। तो वही बोला है, कोई भी डायरेक्टर है, या मान लो डिप्टी डायरेक्टर, ये डायरेक्टर कौन हुआ, डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर वाले लोग, ये कौन हो गया, डिप्टी डायरेक्टर। कि वहाँ पे बोला है सर डिप्टी डायरेक्टर या उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा के लिए डायरेक्टर वर्ड यूज़ कर दिया गया, और डिप्टी डायरेक्टर भी कर सकता है, और ऑफिसर भी लिखा था वहाँ पे, जो ऑथराइज बाई CG, जिसने CG ने क्या किया, उसको ऑथराइज किया, ठीक है। ये सब वर्डिंग आनी चाहिए आपको अरेस्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इस बार के क्वेश्चन आया था अरेस्ट वाला, ठीक है। तो इफ एनी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ऑफिसर ऑथराइज बाई CG, ठीक है, ऑथराइज बाई CG बाई एनी जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर एंड
हैज़ रीज़न टू बिलीव that any person is guilty of offense, so it may arrest सच पर्सन। बताता हूँ, देखो अरेस्ट करने की पावर किसको दी गई? डायरेक्टर को दी गई, डिप्टी डायरेक्टर को दी गई, या मतलब ऑफिसर को दी गई। ठीक है, कौन दे रहा है? ऑथराइज कौन कर रहा है? सीजी कर रहा है। आता इंपॉर्टेंट है, कौन देता है ऑथराइज? सीजी कर रहा है। कैसे? सीजी बोल दिया, एक जनरल ऑर्डर निकाल के बोल दिया कि हाँ ठीक है डायरेक्टर तुम चले जाओ। और स्पेशल ऑर्डर क्या होता है कि डायरेक्टर है मिस्टर रामलाल, तुम ही जाओगे अरेस्ट करने। तो सीजी निकाल दिया हाँ मिस्टर रामलाल तुम जा रहे हो, तो स्पेशल ऑर्डर हो गया। या मान लो जनरल ऑर्डर बोल दिया कि हाँ डिप्टी डायरेक्टर कोई भी चला जाएगा अरेस्ट करने के लिए। तो किसने ऑथराइज किया? सीजी ने ऑथराइज किया। क्या यहाँ पे वारंट चाहिए होता है? नहीं, वारंट नहीं चाहिए होता, क्योंकि कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल होता है। बट ऑथराइज करेगा सीजी, अरेस्ट करने से पहले सीजी ऑथराइज करेगा। ठीक है, ऑर्डर देगा जनरल स्पेशल ऑर्डर में, एंड हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब डायरेक्टर तुम अरेस्ट तो करने जा रहे हो, बट तुम्हारे पास कुछ रीजन टू बिलीव होनी, मेटेरियल पोजीशन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि तुम जिसको पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हो वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। तो अगर नहीं है तो भाई विक्सिसियस हो जाता है फिर। मतलब तो देखो एग्जांपल, मान लो ये डायरेक्टर है और ये मिस्टर पप्पू थे। डायरेक्टर लगा, ये मान लो डिप्टी डायरेक्टर, इसको लगा पप्पू को अरेस्ट करना पड़ेगा। इसने क्या किया? वारंट नहीं था इसके पास। ठीक है, ये गया सीजी के पास, अप्रूवल लिया सीजी का, जनरल ऑर्डर लिया। ठीक है, और सीजी ने पूछा इससे कि क्यों अरेस्ट करने जा रहे हो? ये बोला कि पता नहीं, जा रहा हूँ अभी अरेस्ट करके आता हूँ। तो नहीं यार, ये तो फिर वेक्सिसियस हो गया। फिर तुम किसी का मजे लेने के चले गए, उसको उठा के ले आए और अपने जेल में रखे रहे उसको। नहीं, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? जो डायरेक्टर अरेस्ट करने जा रहा है, डिप्टी डायरेक्टर जो भी अरेस्ट समझ रहे हो, जेल में उठा के ले जाने की बात हो रही है। तो तुम विदाउट वारंट जा रहे हो, क्योंकि वारंट कब होता है? मान लो कि अगर ये दो लोग कंप्लेन करते हैं तो ये वारंट इशू होता है, बट यहाँ पे कोई कंप्लेन पे नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास क्या है? रीजन टू बिलीव होना चाहिए अरेस्ट करने के लिए। तब तुम पप्पू को क्या हो सकते हो? उठा के लेकर आ सकते हो। अदरवाइज क्या होता है? ये वेक्सिसियस मतलब छिछोड़ापन हो गया, या मान लो जबरदस्ती का हो गया वेक्सिसियस मतलब। ठीक है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? ऑथराइज करता है। ठीक है, और अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, क्योंकि क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अरेस्ट क्या होता है? कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल। परफेक्ट। ठीक है, अब देखो सेम सारी बातें वही पिछले याद आएगी, 212 वाली याद आएगी। देखो क्या है, देखो कॉपी ऑफ ऑर्डर एंड रीजन मस्ट। जो रीजन मान लो ये डिप्टी डायरेक्टर ने कॉपी में आया, लिख के गया कि मिस्टर पप्पू ने क्राइम किया था, मेरे पास ऐसे इन्फॉर्मेशन है, रीजन टू बिलीव है, तभी हम अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर एंड रीजन है मस्ट फॉरवर्डेड टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वो ईडी वाले लोग समझ लो, जो हमने ऊपर देखा था। जो ए क्या करता है? कंफर्म करता है प्रोविजनल अटैचमेंट। ठीक है, तो वो जो डायरेक्टर है वो क्या करेगा? ए को क्या करेगा? कॉपी ऑफ ऑर्डर देगा, देखो, और ये रीजन बताएगा कि सर हम जा रहे हैं पर्सन को अरेस्ट करने। तो अरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा सर, तो ऐसा लिखा होना चाहिए आपके पास। पहले क्या लिखोगे कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग के सारे एक्ट क्या है? ऑफेंसेस है कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल। बट सीजी क्या करता है? ऑथराइज करता है। किसको? डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या ऑफिसर को। ठीक है, थ्रू इस जनरल ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर देखे। अब क्या होता है? कॉपी ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर है ना डिप्टी डायरेक्टर किसको फर्निश करना पड़ता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, दैट इज ए को। ठीक है, और याद रखना, एंड सच पर्सन शैल बी प्लेस्ड बिफोर मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सर सेम 212 की बातें याद आ रही होगी आपको। ठीक है, विथ इन 24 आवर्स में। मतलब ऑफिसर तुम अरेस्ट तो करने जा रहे हो, बट तुम्हारे पास ज़्यादा पावर नहीं है, इसको 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में रख सकते हो। तुम्हें उस पर्सन को अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यही क्या करते हैं, हमने पढ़ा था सर, ये 14 दिन 15 दिन या 7 दिन रख के इनका ट्रायल करते हैं, कि चेक करते हैं कि मैटर कितना बड़ा है। 2 साल से ऊपर की सजा है तो स्पेशल कोर्ट में जाएगा, उससे कम है तो ये मैजिस्ट्रेट खुद में डील करते हैं। याद आ रहा होगा आपको, NCLT स्पेशल कोर्ट ये सब वाला याद आ रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोला, देखो ये मान लो डायरेक्टर था और ये मान लो कोई पर्सन था
किसी कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग करके बैठा था, ये दिल्ली में था, ठीक है। डायरेक्टर ने गया, इसको अरेस्ट किया, ठीक है। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था ना, ये जुडिक्शन था मतलब चेन्नई का, चेन्नई में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था, कुछ ऐसा जुडिक्शन था, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यहाँ के थे। अभी अरेस्ट तो कर लिया दिल्ली में, अभी अपने वैन में रखा हुआ है, वैन में रखा हुआ है, ठीक है, अरेस्ट करके। अब ये अरेस्ट जिस दिन हुआ ना अरेस्ट, वहाँ से 24 घंटे के अंदर ना, 24 घंटे के अंदर इसको उस एरिया के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टर या ऑफिसर, तुम 24 घंटे से ज़्यादा इस पर्सन को अपने कस्टडी में नहीं रख सकते। तो सर मान लो कि ये अभी आया, ये मान लो ये जेल लेके आ गया और यहाँ पे 8 घंटे बैठा लिया, तो सर मतलब 16 घंटे के अंदर पहुँचाना पड़ेगा। देखो मान लो 20 घंटे बैठा लिया, तो सर 4 घंटे के अंदर जल्दी चेन्नई पहुँचाना पड़ेगा। नहीं, देखो 24 घंटे के अंदर पहुँचाना है, बट इसमें क्या बोल दिया गया, एक्सक्लूड ट्रैवल टाइम। मतलब सर देखो मान लो जेल में है 8 घंटे, 16 घंटे बचे, मान लो 23 घंटे तक इसने जेल में रखा डायरेक्टर ने, सर 1 ही घंटा बचा, 1 घंटा में चेन्नई कैसे पहुंच पाएगा। तो भाई मान लो 23 घंटे रखा ना, और मान लो चेन्नई के लिए निकल गया वैन इसका, और यहाँ पे चेन्नई पहुँच गया 26 घंटे, तो 23 और 26 हो गया 49 आवर यार, तो 24 आवर ज़्यादा हो गया। नहीं, ये जो टाइम है ना ये एक्सक्लूड होता है, ट्रैवल टाइम छोड़ के ना, जो भी टाइम तुम 23-24 घंटे तक मैक्सिमम रख सकते हो, तो ये ट्रैवल टाइम नहीं इंक्लूड होता मैक्सिमम टाइम में। तो देखो 24 घंटे तक कौन ये बस ये बोला कि 24 घंटे कौन रख सकता है, वो डायरेक्टर अपने कस्टडी में रख सकता है। चाय पानी पिलाओ, क्वेश्चन मुझसे पूछो, बट 24 घंटे ज़्यादा तुम नहीं रख सकते, वरना तुमको उतने दिन 24 घंटे के बाद तुम्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास उसको पेश करना पड़ेगा। परफेक्ट। तो ये था एक छोटा सा प्रोविजन था यहाँ पे कि अरेस्ट का क्या प्रोविजन है, अरेस्ट करने के बाद अरेस्ट क्या होता है, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, बेल नहीं मिलता है, और छोटे छोटे प्रोविजन देख लिया हमने। 24 आवर्स में एक्सक्लूडिंग होता है, ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवल टाइम एक्सक्लूड होता है, चाहे वो वैन से जाए कैसे भी जाए, किसके सामने पेश करना पड़ता है, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अरेस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करता है, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ये सबको ऑथराइज करता है। रीजन मस्ट होना चाहिए अरेस्ट करने से पहले, जो डायरेक्टर जा रहा है ना वो अपना रीजन लिख के जाए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, अदरवाइज वो वेक्सेसियस हो जाता है। पक्का। चलो अब आते हैं सेक्शन 25। तो आज जो पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ते जाओ, मैं जो नोट से पढ़ा रहा हूँ बस इतना समझते जाओ, काफ़ी। ये देखो 80% मनी लॉन्ड्रिंग पीछे के 3-4 लेक्चर्स में थे, आज का लेक्चर समझ लो कि इससे मुश्किल से 3-4 टाइम में एक क्वेश्चन बनता है। ये बस एक तरह से फॉर्मेलिटी पार्ट है, असली मनी लॉन्ड्रिंग तो आपने पीछे देख लिया, आपने सारा मनी लॉन्ड्रिंग आपने देख चुका है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, किस किस को कंट्रोल होता है। अब बस देख रहे कि उसका हाँ थोड़ा वास्ट रूप में देख रहे कि अपील कैसे होता है, छोटे छोटे प्रोविजंस क्लियर कर रहे हैं आज हम। तो आज की क्लास मैं बोलूँगा 80% वहीं पर खबर हो गया, आज की क्लास 15 to 10% इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चेन होता है, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, पावर किसके पास आता है, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, फिर पावर जाता है अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, फिर पावर जाएगा ऐसे ऐसे हाई कोर्ट के पास, ठीक है। तो सुनते जाओ, स्पेशल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, ऐसे ऐसे पावर जाता है। तो अब सुनो, ये मैं बस बता रहा था अभी, एजुकेटिंग अथॉरिटी में देख लिया था। अब देखो क्या है, अब देखो इसमें है ना एक अपीलेट ट्राइब्यूनल या एटी समझो को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। सर सेक्शन 25 में एक क्वेश्चन याद रखना, एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, ये बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पे बोला गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में कैसा अपीलेट ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ बोला गया कि 80 एस्टेब्लिश होगा जो अंडर सेम एज, ये बस एमसीक्यू के नाम याद होना चाहिए आपको, ठीक है, सेम एज स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट। हो सकता है आपसे पूछ दे कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो अपीलेट ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश होता है ना, हमने पढ़ा है सर, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, फिर आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका अपीलेट ट्राइब्यूनल जो ना मनी लॉन्ड्रिंग का, वो कैसा स्टैब्लिश होता है, जो कि स्टैब्लिश होता है एज पर स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट 1976 में जैसे होता है ना वैसे होता है। तो ये नाम याद रखना है, एमसीक्यू के लिए हाईली इंपॉर्टेंट, इसको हाईली इंपॉर्टेंट कर लेना फॉर एमसीक्यू। देखो जो एमसीक्यू मैं वही बताते चाहूँगा, तो याद रखना है SFEM, SFM पढ़ते हो ना बस, तो SFEM आ जाएगा। तो याद रखना ये क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला अपीलेट ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश होता है ऐसे, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, देखो अब हाँ अब एक इंपॉर्टेंट है अपील का। देखो 25 में उतनी बातें लिखी गई थी, ठीक है। अब सेक्शन 26 क्या बोला है सर, हु मे प्रेफर एन अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल। सर अपीलेट ट्राइब्यूनल कौन सा, जो एसएफएम वाला है,
स्मगलर्स वाला है, उस हिसाब से अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है, एमसीक्यू के लिए, ठीक है। बार बार याद दिलाऊं दिमाग में बैठ जाएगा, चलो ठीक है। कौन कौन क्या कर सकता है अपीलेट ट्राइब्यूनल के खिलाफ, अपीलेट ट्राइब्यूनल के खिलाफ नहीं, अपीलेट ट्राइब्यूनल पे अपील फाइल कर सकता है। सर अपील का फाइल होता है जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा हो तब तुम अपील फाइल करोगे ना, जब अच्छा हो रहा हो तब अपील फाइल करने जाओगे, ठीक है। मान लो एग्जाम में फेल होते तब तो रिवैल्यूएशन के डालते हो वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, पास होने के बाद क्या बोलते हैं भाई एक बार वेरिफिकेशन करके देखना, नहीं बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। जब गलत होता है तभी जाते हो वहाँ पे, पास हो जाओ वही बड़ी बात होती है भाई, वेरिफिकेशन में मत घुस जाना पास होने के बाद भी, चलो ठीक है। एग्जामिशन है तो बात अलग है। चलो अब क्या बोला है, कौन करेगा अपील फाइल अपीलेट ट्राइब्यूनल पे, क्वेश्चन अच्छा है, सुनो इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन कर सकता है फाइल अपीलेट ट्राइब्यूनल, कैसा होता है एसएफएम वाला, एसएफईएम वाला, ठीक है। देखो क्या बोला, फर्स्ट कौन कर सकता है, रिपोर्टिंग एंटिटी, कौन सा सेक्शन 11 एंड 12 वाला, कौन था यहाँ पे, एनबीएफसी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करते फाइल कर सकती है, ठीक है। कब, बाय एन ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर या एफआईयू। सब बताओ मतलब, देखो हमने पढ़ा था सल कल कि रिपोर्टिंग एंटिटी की ऑब्लिगेशन होती है कि रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन मेंटेन करने के लिए 5 साल तक, आइडेंटिफिकेशन मेंटेन करने के लिए 5 साल तक फ्रॉम द लेटर ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप एंड और फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन इन विच भी लेटर तक, और क्या होता है फर्निश करना इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को। अब देखो बैंक ने, सुनो बैंक चो अभी, डायरेक्टर ने, आराम सुनो, डायरेक्टर ने इंफॉर्मेशन मांगा, परफेक्ट, मांगा किससे, बैंक से, समझते जाना आराम समझते हैं, बैंक से, ठीक है। पहला बैंक ने भी, ठीक है, बैंक ने इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, बैंक ने इंफॉर्मेशन दिया। अब डायरेक्टर क्या ऑब्लिगेशन लगा रहा है, डायरेक्टर ऑब्लिगेशन लगा रहा है, ऑब्लिगेशन कर रहा है दैट बैंक नॉट फुलफिल माई ऑर्डर्स। भाई अजीब हो डायरेक्टर, तुमने इन्फॉर्मेशन मांगा, बैंक ने दिया, रिपोर्टिंग एंटिटी ने दिया, अब तुम बोल रहे हो कि बैंक हमारा ऑर्डर नहीं मान रहा है, हम बैंक पे क्या करेंगे, सेक्शन 12 में ही, शायद 12 में ही क्या दिया हुआ है, देखो चेक कर लेता हूँ, सेक्शन 13, सेक्शन 13 में ही क्या दिया हुआ है कि इसमें पावर दिए हुए डायरेक्टर को कि उस पर क्या कर सकता है, इम्पोज पेनल्टी वेनल्टी लगा सकता है, 10,000 से 1 लाख तक पेनल्टी लगा सकता है, वार्निंग दे सकता है। तो डायरेक्टर ने वार्निंग दे दिया या पेनल्टी लगा दिया। अब बैंक है ना, बैंक, ये मान लो बैंक है, बैंक का पर्सन ये बोला है क्या पागल है यार, उसने इन्फॉर्मेशन मांगा, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, फिर ये पेनल्टी लगा रहा है मेरे पे ज़बरदस्ती का। तो ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी होता है ना, इस कारण से, किस कारण से, इस कारण से ये जब ऑर्डर देता है ना डायरेक्टर पेनल्टी वेनल्टी का, इसके ये ऑर्डर गलत दे रहा है ना एक तरह से। तो रिपोर्टिंग एंटिटी बोलेगी, हाथ पे हाथ धरे बैठेगी, बोलेगी हाँ 1 लाख ले लो, फिर अगले बार आना फिर हाँ 1 लाख ले लो, मतलब पागल है रिपोर्टिंग एंटिटी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या कर सकती है, अपील फाइल कर सकती है। किस पे अपील फाइल कर सकती है, अपीलेट ट्राइब्यूनल के खिलाफ, अपीलेट ट्राइब्यूनल पे अपील फाइल कर सकती है। किसके खिलाफ, उस डायरेक्टर के खिलाफ जिसने ऑर्डर पास किया है। सर गलत ऑर्डर पास किया ना, तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या हो गया, एग्री उस क्या कहते हैं उस पार्टी से गलत हुआ ना रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ, तो वो भी अपील फाइल कर सकती है अपीलेट ट्राइब्यूनल की। अपीलेट ट्राइब्यूनल देखो यार, डायरेक्टर को जो मांगा मैंने दिया, फिर भी डायरेक्टर बोलता है कि तुम पेनल्टी दो, तो मैं अपील फाइल कर रहा हूँ अपीलेट ट्राइब्यूनल आपके पास, ठीक है। और कौन अपील फाइल कर सकता है, ठीक है, ये समझ आ गया आपको, ये मैं रब कर रहा हूँ। सर और कौन अपील फाइल कर सकता है, सुनो, पर्सन aggrieved whose property is provisionally attached by director and confirmed by A, then पर्सन अपील टू 80। मतलब देखो ये डिप्टी डायरेक्टर था, ये पप्पू था, इसने इस पे क्या किया, रीजन टू बिलीव करके बोला कि अब मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर रहा हूं,
पप्पू बोला कर दे यार कोई बात नहीं, बट तेरा अटैचमेंट कंफर्म नहीं होगा, मुझे ए पे भरोसा है, ए बोलेगा कि यार इसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तुम प्रोविजनल अटैच नहीं कर सकते। अब ये मैटर कहाँ जाता था, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल होता था किसको, ए के पास, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या करता था, 30 दिन के अंदर टाइम देता था पप्पू को कि तुम एक काम करो, सारे डॉक्यूमेंट लेके आओ, मैं चेक करूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है, फिर क्या करूंगा, मैं कंफर्म करूंगा प्रोविजनल अटैचमेंट को। पप्पू बोला कि इसको हाँ करना कोई बात नहीं, ए को मैं भरोसा है। ए क्या किया, पप्पू बोला कि 30 दिन का टाइम दिया, बोला कि तुम एक काम करो मेरे को डॉक्यूमेंट सब दो जो प्रॉपर्टी तुम्हारा अटैच हुआ है। पप्पू ने दिया डॉक्यूमेंट्स, ए था तेज, ए बोला कन्फर्म, मतलब पप्पू तुम्हारा प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग है। पप्पू शॉक, पप्पू को लगा कि ए तो साथ देगा मेरा, क्योंकि मेरा पक्का मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉपर्टी नहीं है। अब ए ने भी कंफर्म कर दिया कि प्रोविजनली अटैच कर दो। अब पप्पू क्या करेगा, डिप्टी डायरेक्टर ने प्रोविजनल अटैच किया, ए ने कंफर्म भी कर दिया। अब पप्पू कहाँ रोएगा जाके, तो पप्पू रोएगा अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, क्योंकि ए ने भी तो साथ दे दिया डिप्टी डायरेक्टर का। तो पप्पू अब रोएगा कहाँ पे, रोएगा कहाँ पे, अपीलेट ट्राइब्यूनल। कि अपीलेट ट्राइब्यूनल देखो देखो डिप्टी डायरेक्टर ने प्रोविजनल अटैच कर दिया था, ए ने कंफर्म भी कर दिया था, जबकि मेरा प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, तो मैटर कौन डील करेगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल, क्योंकि ए से ऊपर तो अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो अपीलेट पप्पू भी क्या कर सकता है, मान लो कोई पर्सन हो सकता है, वो भी क्या कर सकता है, पप्पू मतलब पर्सन, वो भी क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है अपीलेट ट्राइब्यूनल पे। कब कर सकता है, जब प्रोविजनल अटैचमेंट कंफर्म कर दे ए, तो उस रिगार्डिंग गलत हुआ ना पप्पू के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं था उसके साथ मान लो, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल पास जाके अपने रो सकता है। और कौन रो सकता है, इसी में समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और कौन रो सकता है, यहीं पे समझा रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ का है, इसी के साथ का, ऐसे मैं यहाँ लिखा हूँ, और इन केस ऑफ ए रिजेक्ट द प्रोविजनल अटैचमेंट, ठीक है, देन डायरेक्टर ऑल्सो फाइल एंड अपील टू 80। सर बताओ इसका मतलब, देखो पर्सन तो वो जाके रो ही सकता है जब ए कंफर्म कर दे, बट ऐसा भी तो हो सकता है, सुनो यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल यहाँ समझा रहा हूँ। मान लो डायरेक्टर था, इसने पप्पू का प्रॉपर्टी अटैच किया, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या किया, अटैच किया। अब कंफर्म कौन करता है, ए करता है। पप्पू ने ए को दे दिया 20 लाख रुपए घूस दे दिया, ए ने क्या कर दिया, बोला कि रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं होगा प्रोविजनल अटैचमेंट। ये डायरेक्टर हाथ पे हाथ डाले बैठ गया। डायरेक्टर बोला यार ये तो गलत हो गया, मेरे को 99% लग रहा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग का है, बट कैसे बोल दिया ए की प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ए ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया प्रोविजनल अटैचमेंट को। तो ये डायरेक्टर भी क्या हो सकता है, रो सकता है, कहाँ, अपीलेट ट्राइब्यूनल पे। तो ये देखो सबको मौका दिया है, एक तो इस पर्सन को भी मौका दिया है और डायरेक्टर को भी मौका दिया है। जब ए क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, क्या रिजेक्ट कर दे, प्रोविजनल अटैचमेंट रिजेक्ट कर दे, बट ए कंफर्म कर दे, तो पप्पू भी जाके रो सकता है, बट डायरेक्टर भी जाके रो सकता है जब ए रिजेक्ट कर दे प्रोविजनल अटैचमेंट। समझे, तो कहाँ फाइल होता है अपील, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कौन कौन जाके रो सकते हैं। तो एक तो रिपोर्टिंग एंटिटी रो सकता है एज पर सेक्शन 11-12 के बेसिस पर, 13 में क्या करता है, गलत ऑर्डर पास कर दें। और इधर भी रो सकता है जब अटैचमेंट एडजुडिकेशन में ए क्या कर दे, कंफर्म कर दें। जब पप्पू लगे यार मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल पास रो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर क्या करे, डायरेक्टर लगे 99% मनी लॉन्ड्रिंग है, बट ए क्या करे, कुछ घूस खा के बोल देंगे नहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तो डायरेक्टर भी जाके रो सकता है कहाँ, अपीलेट ट्राइब्यूनल पे। ठीक है, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, हमने देखा है कि एक अपीलेट ट्राइब्यूनल पास क्या होगा, अपील फाइल होगा, परफेक्ट, अपील फाइल करना अपीलेट ट्राइब्यूनल पास, रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके। अपीलेट ट्राइब्यूनल पास क्या करना, अपील फाइल करना है। सर कितने दिन में अपील फाइल करना है, 5 साल बाद मेरे को याद आया अच्छा अपील फाइल करना, तब अपील फाइल करने जाएंगे, नहीं। 4 साल बाद नहीं, तो टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन में अपील फाइल करना। ठीक है, देखो अपील मस्ट बी फाइल विथ इन कितने दिन सर, 45 डेज, विद इन 45 डेज, याद रखना विद इन 45 डेज। कब से 45 डेज, ये इंपॉर्टेंट, देखो डेट सबको याद होता है 45 डेज, 30 डेज, 60 डेज, बट याद रखना कब से, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, मतलब उसने पास नहीं किया हो, जब तुम्हें मिला हो तब से, मिला हो तब से 45 दिन के अंदर क्या करना है, रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर
पास्ड बाई एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, या मान लो वो डायरेक्टर वाला डायरेक्टर केस में, या डायरेक्टर वाले के केस में, रिपोर्टिंग एंटिटी केस में डायरेक्टर का ऑथोरिटी ऑर्डर वाला जो भी है, ठीक है सर। क्या 45 डेज बाद हो सकता है? इवन आफ्टर 45 डेज इफ सफिशिएंट कॉज, सर जैसे लाइक कोरोना, एक्सीडेंट, कोई डिजीज हो गया, ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो सकता है 45 डेज ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, बट सफिशिएंट कॉज होना चाहिए और सेटिस्फाई होना चाहिए, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल को उसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर। जब देखो जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या किया, कंफर्म किया प्रोविजनल अटैचमेंट, तो कंफर्म किया नहीं, जब ये कंफर्मेशन इसको रिसीव हुआ ना, मान लो कि 4 तारीख को कंफर्म किया, 6 तारीख को रिसीव हुआ, तो इस 6 से कितना दिन 45 डेज, ना कि इस 4 से 45 डेज। उसने जो पास कर दी, ये पास ऑर्डर जब इसको रिसीव हुआ ना, तब वहां से 45 डेज के अंदर क्या करना, अपील फाइल करना, ठीक है। 45 डेज के बाद भी हो सकता है सफिशिएंट कॉज ऑन सेटिस्फाइड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, ठीक है। तो ये 45 डेज याद रखना। अब देखो अपील फाइल हो गया, हमने देख लिया अपील फाइल हो गया। सर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की भी, क्या ट्रिब्यूनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो इसी सेक्शन में चल रहा है, देखो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपीलेट ट्रिब्यूनल गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नहीं बोलते सुन, देखो 80 डायरेक्ट नहीं बोल देगा हाँ ये ले भाई तूने ऑर्डर पास किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मैं तेरा ऑर्डर को कंफर्म कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर, नहीं, ROBH देगा। किसको देगा, पार्टीज को देगा, या मान लो डायरेक्टर को देगा, डायरेक्टर सर एग्री हुआ, डायरेक्टर को देगा, पार्टी को देगा, पार्टीज को देगा, ठीक है। बिफोर कोई पासिंग ऑर्डर करने से पहले क्या देगा, ROBH देगा, ठीक है। किसको किसको, टू दी पार्टीज या टू दी डायरेक्टर, ठीक है, टू दी पार्टीज या टू दी डायरेक्टर, then passing such order as it thinks fit। देन क्या करेगा, ऑर्डर पास कर, डायरेक्ट नहीं है अपीलेट ट्रिब्यूनल के हाँ ले ऑर्डर पास, मॉडिफाई कर दिया मैंने, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया ना, मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ, नहीं, वो क्या देगा, पहले ROBH देगा। बिफोर कैंसिलिंग या बिफोर एक्सेप्टिंग कोई भी अपील को या कोई भी ऑर्डर को, पहले पार्टी से सुनेगा, पूछेगा, डायरेक्टर्स के साथ एग्री हुआ, डायरेक्टर्स सुनेगा, पूछेगा, तब क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, जैसे उसको सही लगे, ठीक है। ऑर्डर कैसे कैसे पास हो सकते हैं, मॉडिफाई कर सकता है, ये तो इजी है सर, देखो इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। देखो और मॉडिफाई कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, जो ए ने रिजेक्ट किया था उसको बोले हाँ ठीक है ए तू परफेक्ट है, या बोलते ए एक काम कर, तूने जो बोला है ना 60 लाख का मनी लॉन्ड्रिंग, देख सर ए 40 लाख मनी लॉन्ड्रिंग लग रहा है, 20 लाख मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तो मॉडिफाई भी कर सकता है, कंफर्म भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, सेट असाइड रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड सेंड ऑल कॉपीज टू पार्टीज इन्वॉल्व। जो पार्टीज, ये कौन कर रहा है, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले ROBH दिया, फिर क्या दिया, मॉडिफाई कर सकता है, सेटिस्फाइड कर सकता है, एंड देन क्या करेगा, ऑल सेंड ऑल कॉपीज टू पार्टीज इन्वॉल्व, सेंड ऑल कॉपीज, सेंड ऑल ऑर्डर कॉपीज, जो भी ऑर्डर आया ना उसको सब पार्टी को देना पड़ेगा, पता चलना चाहिए कि क्या ऑर्डर आया ट्रिब्यूनल का, अपीलेट ट्रिब्यूनल का, ठीक है। एंड मस्ट, ये एक और बताता हूँ MCQ के लिए याद रखना, एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल मस्ट डिस्पोज्ड ऑफ सच प्रोसीडिंग within 6 month। सर थोड़ा डायग्राम समझा, देखो डायरेक्टर ने क्या किया, प्रोविजनल अटैचमेंट किया 1 अप्रैल को, ए ने क्या किया, कंफर्म किया, एकदम समझ पूरा समझा दूंगा, ठीक है। कब किया, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ए ने कंफर्म किया, ये कम्युनिकेट कब किया पार्टी को, मान लो 4 जुलाई को। अब कम्युनिकेट से कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर क्या करता है, अपील फाइल कर सकते हैं। मान लो 45 डेज के अंदर, यहाँ पे 26 दिन के अंदर हो गया, मान लो 31 जुलाई को अपील फाइल हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल पास आना, ये वाला प्रोविजन ये बोला, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो आया ना ऑर्डर अपील का, यहाँ से जब ऑर्डर रिसीव होना है इसको, यहाँ से 6 मंथ है इसके पास, 6 मंथ्स में अपीलेट ट्रिब्यूनल, ज़्यादा टाइम मत लो, सारा कहानी जो भी एनालिसिस है करके खत्म करके ऑर्डर पास कर दो। ऑर्डर कैसा होगा, मॉडिफाई सेट असाइड को भी होगा। तो ये कहते नहीं हम लोग NCLT में पढ़ा था, एक्सपीडियस मतलब एक्सपीडियंट करके उसको है ना और डिस्पोज ऑफ करने होते हैं,
90 डेज 3 मंथ्स याद आ रहा होगा आपको वहाँ पे एनसीएलटी में। तो यहाँ पे बोला कि अपीलेट ट्राइब्यूनल मैं तुम्हें 6 मंथ्स का टाइम दे रहा हूँ, 6 मंथ में अपने एनालिसिस करो, पार्टीज को बुलाओ, डॉक्यूमेंट्स लो, आरओबीएस दो, सुनो उनको, सुनो अपनी ऑर्डर पास करो, उनको बताओ कि ये सब है। तो 6 मंथ का सारे प्रोसीडिंग करने का टाइम तुम्हारे पास है। तो एक एमसीक्यू के लिए यहाँ पे ये भी बन सकता है, ठीक है, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, अब होता है सेक्शन 35, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लिटरली नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये तो आपको हर चैप्टर में मिलेगा, लॉ पर हर चैप्टर मिलेगा। ये तो आपको मैं तो आपको कीवर्ड बता दिया हूँ। क्या बोला 35, पावर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल से क्या पावर होंगे यार, थक गया हूँ मैं पढ़ा पढ़ा के, डाइस इतना भी याद कर देखो, ये आता नहीं है, लिस्ट इंपॉर्टेंट। कभी ये नहीं पूछेगा पावर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है, ठीक है। तो याद होना चाहिए डाइस वाली पावर, तो कम से कम याद कर ही लो हर चीज़ के लिए, ठीक है। एग्जामिन ऑन एन ओथ पे एग्जामिन कर सकता है, और एंड समन एनी पर्सन, इंस्पेक्शन, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन किसका, ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ले जा सकता है, ठीक है। तो ये याद होंगे देखो, जहां जहां पावर ऑफ जो सिंपल पहले होता है, पावर ऑफ लेटर में क्या होंगे, जो सिविल कोड के पावर होंगे, ये आपको लिख के आना है। जो सिविल कोड में पावर दे रखे हैं सिविल कोड को, वही पावर होगा। तो क्या क्या पावर दे रखे हैं, और एक और लिख देना, एनी अदर पावर गिवन बाय द सिविल कोड। तो 5 लाइन लिख के आओगे, ये देखो ये पूछेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पूछे, बहुत कम क्वेश्चन में देखा ही नहीं हो शायद अभी तक इसके पावर्स पूछते हुए कभी। ये आपको 6D में पूछ सकता है, आपके पास बुक रहेगा बस। हाँ, सेक्शन 35 खोलोगे, पावर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, एक आइडिया देखो 6D का आइडिया दे रहा हूँ कि आपको पास याद होना चाहिए कि हाँ पावर की सेक्शन कहाँ दी गई है, तो 30 के बाद दी गई। तो एक आइडिया मैं दिलवा दिया हूँ कि जो भी पावर आपको आगे ना 6D के लिए आ सकता है ये, तो याद रखना, खोलना और जो भी लिख देना, ये तो याद भी मत कर जाना, लिख देना। तो एक है ना 6D के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप है ना स्टडी में जब करोगे ना, तो आप एक बार ना सेक्शन का रिकॉल करना कि कहाँ पे क्या बात है, सेक्शन में क्या दे रखा है, कहाँ कहाँ दे रखा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि प्रोविजन का रिटेन करो। कि क्वेश्चन दिखेगा ना आपको, हाँ सेक्शन 34, अच्छा ये सेक्शन देखा था इस पेज में, 35 पेज के बाद था, मतलब ऐसा कुछ है ना, आपको एक माइंड मैप करना पड़ेगा 6D के लिए। स्पीड चाहिए, 4 घंटे पेपर है, लेंदी आता है, थोड़ा ढूंढने में टाइम लगता है, लॉ इकोनॉमिक लॉ ले रखा है तो थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, बट कब कैसे क्लियर होगा ये, जब स्टडी में 2-3 बार आप कर चुके होंगे ना, आपको याद हो जाता है। अच्छा ये सेक्शन 30 पावर वाली सेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल की 35 सेक्शन में, तो हाँ 20-25 पेज के बाद है ऐसा, ठीक है। तो बस एक आइडिया बता रहा हूँ, ऐसे आप 60 का रिवीजन कर ही रहे होगा, आप रिवीजन करके आना, कंसेप्ट क्लियर होना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना, कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। चलो अब आता है सेक्शन 38 से, ये क्या बोल रहा है देखो, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अपील किस पे होता है, एटी लिखता हूँ बार बार, अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या लिखूँ, 80 लिखता हूँ, ठीक है। अपील होगा 80 पे, ठीक है। अब देखो 80 में ना, 80 में कुछ मेंबर्स होते हैं, तो इंपॉर्टेंट याद करना, नहीं इंपॉर्टेंट याद नहीं करना है, बस समझो 80 में देखो, अब मान लो कि ये पर्सन के खिलाफ क्या हुआ, पर्सन एग्री पर्सन था, इसने क्या फाइल किया, अपील फाइल किया, कहाँ 80 में। 80 में क्या होते हैं, मान लो कि बेंचेस बने में मेंबर बैठे हुए यहाँ पे, और ये क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं पर्सन से, एनालिसिस करते हैं, और क्या बाद में देते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो सर यही बोल रहा है कि 80 में ऑर्डर कैसे दिया जाता है, अपील तो फाइल हो गया 80 पास, बट 80 ऑर्डर कैसे देगा, उसके बारे में पढ़ना है 38 में। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा मेरे अंदाज से, ठीक है। सुनो क्या है पहले, सुनो, इफ ए मेंबर, सुनो ऑर्डर पे देखो, ऑर्डर पास होता है मेजॉरिटी बेसिस पे, ठीक है। पहले बताता हूँ ऑर्डर पास होता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, मान लो एक क्वेश्चन में मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ 38 का प्रोविजन। सुनो क्या है, इफ ए मेंबर ऑफ बेंच कंसिस्ट ऑफ, लिखो इफ मेंबर्स ऑफ बेंच कंसिस्ट ऑफ 2 पर्सन या मेंबर्स, सिंपल बात है, जो मेंबर ऑफ बेंच है वो 2 लोगों का बेंच है, समझो, ठीक है, एग्जांपल समझो, एंड दे डिफर इन देयर ओपिनियन से। कुछ और बात याद दिलाओगे सर आर्बिट्रेशन कितने लोगों का होता है, सर आर्बिट्रेशन पहुंच गया, तो ये कोई एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सर आर्बिट्रेशन होता है, कितने भी नंबर हो सकते हैं आर्बिट्रेटर, बट वो
इवन नंबर ना होंगे, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन कैसे होता है, मेजोरिटी बेसिस पे। तो यहाँ पे मेजोरिटी बेसिस होता है, या मेजोरिटी बेसिस होता नहीं, यहाँ पे करवा दिया था मेजोरिटी बेसिस, देखेंगे, बट वो बाय डिफॉल्ट ही मेजोरिटी बेसिस पे होता है, इसलिए आर्बिट्रेटर कभी भी इवन नंबर नहीं होता है। कंसाइलर कंसिलेटर कितने नंबर होता है, 1 2 3 होता है, एक नंबर करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ऑर्डर पास होता है मेजोरिटी बेसिस पे, बट ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, इसमें देखना मेजोरिटी बेसिस कर दिया जाएगा, देखते रहना अभी। इफ ए मेंबर ऑफ बेंच कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर एंड दे डिफर इन देयर ओपिनियन, मान लो ये पर्सन आया, एग्री पर्सन, 2 लोग थे मेंबर में, मान लो अपील टर्म में ये बोला कि पर्सन एग्रीव है, ये बोला पर्सन एग्रीव नहीं है, ए ने जो ऑर्डर पास किया सही है। अब दोनों क्या कर गया, डिफर कर गया ओपिनियन में। अब किसकी सुने, इसकी सुने, इसकी सुने, तो इस केस में क्या होगा, देखो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, आया भी है शायद, ठीक है। देखो डिफर इन देयर ओपिनियन, देन क्या होगा, देन दे शुड रेफर दिस मैटर टू, किसको, इंपॉर्टेंट याद रखना, किसको, मान लो 2 पर्सन अगर उनका ओपिनियन अलग आ रहा है तो किसको मैटर रेफर करेंगे सर, चेयरपर्सन ऑफ एटी। मान लो ओपिनियन में डिफर ही नहीं आया तो मेजोरिटी बेसिस पे आंसर निकल जाएगा। बस मान लो 4 लोग हैं, 2 बोले हाँ 2 बोले ना, तो ये मैटर पहले किसके पास जाएगा, एटी के पास। पहला प्रेफरेंस किसके पास जाएगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन के पास जाएगा, ठीक है। अब वो चेयरपर्सन क्या करेगा, सुनो, अब ये चेयरपर्सन पास मैटर चला गया, देन चेयरपर्सन क्या करेगा, हिमसेल्फ, मतलब चेयरपर्सन खुद और बाय इन्वॉल्विंग 1 न्यू मेंबर। मतलब सर देखो 2 लोग लड़ रहे थे, मतलब लड़ नहीं रहे थे, दोनों लोग का ओपिनियन क्या वो डिफर हुआ, मैटर पहले गया चेयरपर्सन के पास। चेयरपर्सन देखो, तो चेयरपर्सन ने बोला कि देख ये जो ए है ना ये सही है, तो जीत गया, ये ए जीत गया, पर्सन एग्रीव नहीं है तो ठीक है बच गया। बट ये बोला ए बी जीत गया, मतलब पर्सन एग्रीव है तो जीत गया। बट चेयरपर्सन जिसके पास चल जाए, या तो चेयरपर्सन बोले कि मैं खुद टाइम नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, एक आदमी को और इन्वॉल्व कर देता हूँ तुम्हारे साथ, मतलब ये आ गया एक नया आदमी। अब ये ए बोल रहा है यस, ये बोल रहा है नो। अब एक नया आदमी जिसको चेयरपर्सन ने अपॉइंट किया ये बोला यस, तो यस जीत गया ना, तो हाँ मैटर यस में चला जाएगा। तो चेयरपर्सन या तो खुद बोल दे यस नो कर दे, मैटर खत्म कर दे, या चेयरपर्सन बोले देख तुम दोनों को मेजोरिटी चाहिए ना, मैं एक नया पर्सन को अपॉइंट कर देता हूँ, ठीक है, तो बाय इन्वॉल्विंग 1 न्यू मेंबर, ठीक है। देन ये नया मेंबर अपॉइंट होते क्या होगा, देन ठीक है, देखो नया मेंबर, अब देखो या तो याद रखना चेयरपर्सन खुद या चेयरपर्सन एक मेंबर को अपॉइंट करके कर सकता है, उसको मेजोरिटी बेसिस पे दिलवा सकता है, ठीक है। देन गिव एन ऑर्डर बाय रिवाइज मेजोरिटी। अब क्या हो गया, मेजोरिटी बन गई 2:1 की, मतलब ये 2 वाले जीत गए, ठीक है। तो एंड याद रखना एंड इट शैल बी बाइंडिंग, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग होता है, याद रखना, ये हम लोग पढ़ते हैं एनसीएलटी से। तो सिंपल सी मैटर है, अगर मान लो 80 में 2 मेंबर या 4 मेंबर 6 मेंबर है और 3 बोले कि हाँ ये पर्सन एग्रीव नहीं है, ये पर्सन एग्रीव है, अब ये मैटर क्या जाएगा, पहले जाएगा चेयरपर्सन, चेयरपर्सन यार देखो ये 3 बोले कि होगा, ये 3 बोले नहीं होगा, चेयरपर्सन बोला कि हाँ मैं बोल रहा हूँ होगा, तो 4:3 हो गया, मेजोरिटी हो गया, जीत गया वो 4 वाले लोग। अब जो भी डिसीजन गया वो 4 वाले पे जाएगा। बट चेयरपर्सन बोले एक काम करो, तुम मेंबर लड़ रहे हो ना, एक काम करो तो मैं एक मेंबर और अपॉइंट करता हूँ, मैटर ही खत्म, 7 लोग हो जाएंगे, कोई 4 लोग मेजोरिटी में रहेंगे ही रहेंगे। तो बोलता हाँ सर ये भी कर लो आप। तो दोनों ऑप्शन होता है और लिखा, या तो चेयरमैन खुद से या तो एक नया मेंबर को अपॉइंट करके। चलो परफेक्ट, ठीक है ठीक है। चलो अब आता है नया सेक्शन। अब देखो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने क्या दिया, ऑर्डर दिया, समझा रहा हूं, ठीक है। मैटर कहाँ गया, अपीलेट ट्राइब्यूनल पास। अब मान लो अपीलेट ट्राइब्यूनल ने जो कुछ ऑर्डर दे दिया, अब ये पर्सन को पसंद नहीं आया, क्या भी इसके आगे भी जाएगा, हाँ हाई कोर्ट भी जा सकता है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट समझाऊंगा, ठीक है, समझते रहना। सुनो क्या है सेक्शन 42 क्या बोला। अब थोड़ा ना फास्ट वे में चलता हूँ क्योंकि अब ये चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, इसे बताओ सर एक रीडिंग बची है, बस मैं इस रीडिंग को करता हूँ फास्ट में करता हूँ, ठीक है। बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट समझ लो अच्छा वाला। इफ एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, मतलब वो हमने ऊपर देखा है 30 वाले सेक्शन में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, देन ही मान लो इट में फाइल
एन अपील, ठीक है, किसको, टू हाई कोर्ट, याद रखना। तो एक है ना, एक लिंक बन रहा है कि एग्जीक्यूटिंग ऑथोरिटी का ऑर्डर आया, वो गया, एग्जीक्यूटिंग ऑथोरिटी का ऑर्डर कहां गया, ठीक है। देखो, तो इट में फाइल एन अपील टू किसको, हाई कोर्ट पे क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है सर, ठीक है, परफेक्ट। सर कितने दिन में अपील फाइल कर सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, कितने दिन में अपील फाइल कर सकता है। मान लो कोई अपीलेट ट्राइब्यूनल को ऑर्डर आया और वो ऑर्डर पर्सन के खिलाफ चला गया, मान लो कोई डायरेक्टर के खिलाफ चला गया, तो वो हाई कोर्ट पे जा सकता है। हमने देख लिया सर, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, फिर क्या आया, फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल, फिर उसके भी ऊपर अपील फाइल करना है तो हाई कोर्ट पे जा सकते हैं। सर कितने दिन में अपील फाइल कर सकते हैं, 60 डेज, वहाँ 45 डेज, फिर यहाँ 60 डेज। सर सेम एनसीएलटी में कुछ ऐसा ही था, याद करके ना पीछे, ठीक है, ठीक है। तो 60 डेज में क्या हो सकता है, 60 डेज में अपील फाइल हो सकता है, कहाँ, अपील फाइल टू हाई कोर्ट, ठीक है। प्लस और क्या बोला है सर, देखो, मैं अपील फाइल टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज, ठीक है, प्लस कब से सर, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, मतलब अपीलेट ट्राइब्यूनल जब ऑर्डर दिया ना, वहां से 60 डेज के अंदर क्या कर लो, हाई कोर्ट पे अपील फाइल कर लो। तो 45 डेज में कहां जाएंगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, उनके ऑर्डर से खुश नहीं है तो 60 डेज में कहां जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। प्लस एक्सटेंशन मिल सकता है, एक्सटेंशन ऑफ 60 डेज और मिल सकता है इफ सफिशिएंट रीजंस है, ठीक है। तो सफिशिएंट रीजन है तो 60 डेज मिल सकता है, और प्लस सफिशिएंट नहीं है तो 60 डेज ही लास्ट टाइम है। तो याद रखना 45 डेज वहां पे, और यहाँ पे क्या है 60 डेज। तो ये दिमाग में बैठा कर, एमसीक्यू के लिए या क्वेश्चन के लिए हाईली इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से अपील के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो 60 डेज में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सुनाता हूँ, गूगली बताता हूँ, गूगली सही में, तो ये गूगली है आपके पास एक, चलो शाना बनाता हूँ आपको, आपको पढ़ा होगा, अपने डीटी पढ़ रहे होंगे, हर जगह पढ़ रहे होंगे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कब जाते हैं, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, हाँ, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। बट यहाँ पे ना सर लिखा है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ, दोनों हुआ ना, तब भी आप हाई कोर्ट पे जा सकते हैं। बुक खोल के देखना था, हमेशा याद रखना, हाई कोर्ट में जाने के लिए ना क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। सर लॉ फैक्ट में अंतर क्या होता है, देखो फैक्ट में अंतर क्या होता है, किसी कंपनी ने एक्सपेंडिचर चार्ज किया, तो वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लॉ क्या होता है, कुछ भी इंटरप्रिटेशन नहीं क्लियर हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जा रहे हैं हम कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होता है, ये पता करने में हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पता करना हाई कोर्ट पागल हो। बट मनी लॉन्ड्रिंग बोलता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, फैक्ट हो, आप उस बेसिस पे अपील फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कितने दिन में, 60 दिन में, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो एक सर मैं बताता हूँ, कड़ी बताता हूँ, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने क्या किया, कंफर्म किया, क्या, प्रोविजनल अटैचमेंट, कंफर्म किया प्रोविजनल अटैचमेंट, ठीक है। इससे खुश नहीं हुए, कहाँ गए, अपीलेट ट्राइब्यूनल, कितने दिन में, 45 डेज में। इसने भी ऑर्डर दिया, इससे खुश नहीं हुए, कहाँ गए, 60 डेज में, कहाँ, हाई कोर्ट में। कब, क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट, दोनों केस में हम जा सकते हैं। हमेशा याद रखना, बहुत जगह मिलेगा सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ में आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट यहाँ बोला है क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट दोनों में जा सकते हो, कहाँ, हाई कोर्ट पे जा सकते हो, परफेक्ट, ठीक है। चलो अब छोटे छोटे सेक्शन है, ठीक है, अब जल्दी खत्म करते हैं, अब लिटरली कुछ नहीं बचा है। सेक्शन 43 एक रीडिंग लगा के मैं समझा के बताते चलूंगा, ठीक है। क्या बोला है, स्पेशल कोर्ट। सर स्पेशल कोर्ट कब होता है, जहाँ पे थोड़ा ऑफेंसेस, हाई ऑफेंसेस होते हैं, जहाँ पे फ्रॉड रोड मिला रहता है, वहाँ स्पेशल कोर्ट डील किया जाता है, बनाया जाता है। कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, हमने पढ़ा है सर। नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट बना सकता है, जितने ऑफेंसेस आएंगे सब पढ़ा है, एनसीएलटी पढ़ के और स्पेशल कोर्ट पढ़ के और सारा क्लियर होगा। इसमें मैं छोटे चैप्टर्स बना पढ़ा दिया आपको, लोग छोड़ के जाते हैं यार, 6-6 नंबर का दिख जाएगा एग्जाम में, बहुत जगह लिंक है ये सब चैप्टर का, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट कौन करता है, देखो, सीजी इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सेम पढ़ाया सर, स्पेशल कोर्ट कौन बनाता है, सीजी बनाता है, किससे, कंसल्टेशन के, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। एमसीक्यू में 2 नंबर का आया था दिसंबर 21 में, तो यहाँ से एमसीक्यू आता है, सोचो। स्पेशल कोर्ट पढ़ के नहीं जाते लोग, बट ये 2 नंबर एमसीक्यू समझते हो, 38 से 40 और 35-37 करके 40 देता है इसे। अब जैसा इसे नहीं बताया, 58-60 ऐसा होता है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सीजी बनाता है, स्पेशल कोर्ट बनाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। शैल डेजिग्नेट 1 or more कोर्ट ऑफ सेशन
और स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं, जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वाले केस देखे जाते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी क्रिमिनल ऑफेंस में क्राइम का पैसा होता है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या बोलते हैं, जहाँ पे क्राइम का पैसा इन्वॉल्व होता है या क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, या अब उसको नाम बोला जाता है स्पेशल कोर्ट डील किया जाता है, ठीक है। ठीक है, अब क्या हो गया, इसका नाम हो गया स्पेशल कोर्ट हो गया, ठीक है। चलो सर हमने पढ़ा सर, और क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा था सर मनी लॉन्ड्रिंग के सारे ऑफेंसेस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, मतलब विदाउट वारंट उठा के ले जा सकते हैं और बेल भी नहीं देंगे। तुम बॉन्ड साइन करते रहो, हम तुम्हें बेल नहीं देने वाले, बट कुछ एक्सेप्शन हर जगह होता है। हाँ सुनो, सेक्शन 45, नो पर्सन अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। हाँ क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये नॉन बेलेबल होता है। मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस करोगे भाई, बेल नहीं मिलने वाला तुम्हें, सेम एज SFIO वाला में बेल नहीं मिलता है, वो भी एक्सटेंड टू 12 सबसेक्शन 6 कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होता है, ठीक है। तो कोई बोलता है नो पर्सन अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज ऑन बेल, नहीं देंगे तुम्हें बेल, क्यों, सुनो, ठीक है। बिकॉज ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट कॉग्निजेबल, मतलब विदाउट वारंट उठा के ले सकते हैं, एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। बट कब दे सकते हैं, एक्सेप्ट, कब दे सकते हैं, देखो एक्सेप्ट क्या लिखा है, देखो एक्सेप्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, वो क्या करे, अपोज करे एप्लीकेशन को। एक हिंदी समझाओ, ठीक है, ये वर्डिंग अजीब लगेगी बट एक समझ जाओ, ये समझाओ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, सरकारी वकील। मतलब सुनो ना, तुम बेल, ये क्या बोल रहा है, तुम बेल नहीं मिलेगा बट बेल मिल सकता है, कब कब कब, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करे, मतलब बोले कि नहीं सर बेल मत दो, उसको बेल मत दो, बट कोर्ट को लगे ये पर्सन गिल्टी नहीं है, मतलब इस पर्सन ने कोई क्राइम नहीं किया है, या ये पर्सन बेल मिलने पे कोई क्राइम नहीं करेगा। किसको लग रहा है, कोर्ट को लग रहा है। कौन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, नॉर्मली मनी लॉन्ड्रिंग में बेल नहीं मिलेगा, बट बेल कब मिलेगा, देखो बेल कब मिलेगा, सिंपल बोला, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करा, अपोज करा, पब्लिक बोला सर देखो मत करो मत करो, बट कोर्ट बोला करेंगे। कोर्ट को लग रहा है, कोर्ट बोला देखो ये तुम्हें लग रहा है पब्लिक सरकारी वकील, क्योंकि सरकारी वकील सरकार के लिए सोचता है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग किया तुमने, ऑफेंस क्राइम का पैसा है, सरकारी वकील तो बोलेगा मत दो उसको बेल, बट सरकारी वकील ने क्या किया, अपोज किया, मतलब बेल को रोका। बट कोर्ट बोलता है, कोर्ट को सेटिस्फाई हो रहा है कि देखो सरकारी वकील तुम बहुत भावुक हो गए, तुम रुको, हमें लग रहा है ना ये पर्सन गिल्टी नहीं है, तुम थोड़ा भावुक होकर बोल रहे हो, सरकार का नजर से बोल रहे हो, बट हमें लग रहा है पर्सन गिल्टी नहीं है, और ये पर्सन बेल मिलने पे ना कुछ ऐसा क्राइम नहीं करेगा, इसने वादा किया है, ओथ दिया हमें, ठीक है। तो कोर्ट कर सकता है इसमें, पब्लिक प्रोटेक्टर भले उसको अपोज कर दे, बट कोर्ट को लगे ना कि वो पर्सन गिल्टी नहीं है, जबरदस्ती का फंसा दिया गया, कोर्ट को लग रहा है, और मान लो फंसाया नहीं भी गया है, बट कोर्ट को लग रहा है ना कि बेल मिलने पर भी ये कोई क्राइम नहीं करेगा, साफ सुथरा हो गया बंदा, हमने इसको अच्छा सुनाया, शांत हो गया, ठीक है, ठीक है। और कब बेल मिल सकता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट, मतलब कब कब बेल मिल सकता है, तो एक कोर्ट को लगे कि हाँ ये कुछ नहीं करेगा तो बेल देंगे, बट और कब मिल सकता है, इफ द पर्सन, आया था क्वेश्चन इस पर, ठीक है, ये इस पे आया था, इफ द पर्सन इज अंडर एज ऑफ 16 ईयर, सब 16 साल है तो नहीं मिलेगा बेल, सब 15 साल 364 दिन हुआ तो उसका, तो हाँ मिल जाएगा बेल। सर बोला अंडर एज, मतलब 16 साल से कम, 16 साल होता तो बेल नहीं मिलेगा सर, अंडर एज वर्ड बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 16 साल से कम का बच्चा है, बच्चे बोलो, हाँ उसको बेल मिल जाएगा, मतलब 15 साल 364 दिन का बच्चा है, मिल जाएगा। 16 साल हो गया उसके बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि अंडर एज बोला है, ठीक है। और इज द वोमेन और सिक पर्सन, ठीक है, या इन्फॉर्म पर्सन, मतलब सर कोई वोमेन है तो उसको भी बेल दे सकते हैं, ठीक है, या मान लो सिक पर्सन है, मान लो सिंपल सी बात है, लोग अरेस्ट करने पुलिस आते हैं, ऑफिसर आते हैं, लोग को ना बीपी हाई हो जाता है, लोगों को
पता नहीं हार्ट अटैक टाइप के बताने लगते हैं, मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, डर गया, ये हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। तो इस क्यों होता है? क्योंकि इस सब के लिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्ट है ना, ऑफेंसेस होते हैं नॉन बेलेबल। तो लोग को पता है अगर जेल चले गए ना तो बेल तो नहीं मिलने वाला, तो इसलिए पहले ही बोलते हैं, नाटक करते हैं कि सिख होने का, क्योंकि पता है कि एक्ट में लिखा हुआ है कि इस सब केसेस में ना बेल मिल सकता है। तो हार्ट पंपिंग होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, ये सब ना बहाना बनाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लॉ में लिखा है कि सिक पर्सन हो, इन्फॉर्म पर्सन हो, वुमेन हो, या एज ऑफ अंडर 16 हो, उनको बेल दे सकता है। ठीक है, कब बेल दे सकता है? ठीक है, कब? इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट्स। ठीक है, परफेक्ट। स्पेशल को डायरेक्ट करे तो बेल दे सकता है। सर एक केस और बताया इसमें, देखो क्या बताया, देखो और क्या बताया, एक्यूज्ड आइदर ऑन हिज ओन, मतलब खुद से, प्लस अलोंग विथ अदर पर्सन, इफ मनी, सही इंपॉर्टेंट याद रखना, इफ मनी इन्वॉल्व्ड इज लेस देन, क्या सर? लेस देन, ये एमसीक्यू याद रखना, 1 करोड़ रुपीज, देन बेल मिल सकता है। देन बेल मिल सकता है, ये कि मिलेगा, मिल सकता है, चाहे तो दे सकते हैं बेल। इसको क्या बोला, देखो पर्सन 16 साल से कम है, बेल दे सकते हैं, वुमेन है, बेल दे सकते हैं, सिक है, बीपी हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, बेल दे सकते हैं। और ये भी बोल दिया कि जो पर्सन है, मान लो ये पप्पू जो था ना, इसने 40 लाख का मनी लॉन्ड्रिंग किया था, बट पप्पू के साथ है ना मिसेस पप्पू भी थी, या मान लो पप्पू का भाई था, सप्पू था, उसने क्या किया, 70 लाख का कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग। तो कितने हो गए? 1 करोड़ 10 लाख रुपीस, मतलब क्या हो गया, 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो भाई इसको बेल नहीं मिलेगा। बट इसने ना 70 नहीं, इसने 50 किया, तो 50 40 90 हो गया। तो क्या बोला, अगर 1 लाख से 1 करोड़ से कम है ना, तो उसको भी बेल दे सकता है, चाहे वो आइदर ऑन हिज ओन मोशन, पप्पू या तो खुद मनी लॉन्ड्रिंग किया हो, या इसके साथ कोई और मिला हो, टोटल मिला के इसका 1 करोड़ से कम होगा तो बेल मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बेल कब मिल सकता है। तो एक्यूज पर्सन आइदर इन हिज ओन, या मान लो किसी और पर्सन के साथ मिलके 1 करोड़ से कम होगा अमाउंट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बेल दे सकते हैं। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक मैं आपको ना मैं बताता हूँ, ये मैंने नोट किया था यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना एक इंसिडेंस बताऊंगा इससे। पर्सन कंडक्टिंग, ये आपको याद करना है, बता दूंगा क्यों, क्योंकि बुक में बहुत बार मेरे को मिला नहीं था। प्रोसिक्यूशन बिफोर स्पेशल कोर्ट is deemed to be public prosecutor। सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, सरकारी वकील। मान लो स्पेशल कोर्ट का बेंच लगा और यहाँ पे पर्सन एग्री पर्सन आया, मान लो सरकार का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था, पैसा सरकार का, तो सरकार क्या करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करता है कि भाई सरकार के लिए तुम क्या करो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तुम सरकारी वकील हो, जाओ यहाँ पे स्पेशल कोर्ट में केस लड़ो, इस पर्सन से केस लड़ो, ये पर्सन ने सरकार का पैसा डुबाया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, क्राइम का पैसा लाया है। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, सरकार के लिए काम करता है, सरकारी वकील होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील। सर एक है ना, एक क्वेश्चन में कोई आया था, बताता हूँ इंसिडेंस। मैं ना मॉक दिया था, प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन बना रहा था, वहाँ पे क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जैसे नहीं होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिंपल सी बात, ठीक है, एलिजिबिलिटी पूछ दिया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैंने ना ओपन बुक था, मैं टेस्ट दे रहा था, मैं खूब खोला, मेरे को कहीं मिल ही नहीं रहा था, मैं चैप्टर ही समझा कहाँ से आया क्वेश्चन। तो सर ढूंढा, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग में 2 नंबर का मेरे को एमसीक्यू दिखा, क्या पता कब पूछ दे। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या लिखा था, देखो, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या मान लो पब्लिक एडवोकेट करके था, ठीक है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट था, ठीक है, क्या बोल रहा था बताओ, पब्लिक एडवोकेट must have advocate practice of 7 years। याद रखना सर, ये याद रख लेना,
एमसीक्यू मेरे को पता नहीं 2-3 जगह दिखा, मैं बुक बहुत खोला, मिल ही नहीं रहा था मेरे को, जब मिला तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि पब्लिक एडवोकेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील होता है ना, उसके पास कम से कम प्रैक्टिस वाला, सरकारी मतलब एलएलबी का प्रैक्टिस कर रहा हो, उसके पास ना 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उससे कम वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस लेके जाओ, एक्सपीरियंस लेके जाओ, ठीक है। तो ये याद रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, ये तो मैं लोगों को हाईली इंपॉर्टेंट 3-4 जगह मेरे को दिखा हुआ था, मैंने बहुत ढूंढ के इसको ढूंढा कि कितना पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं, पब्लिक एडवोकेट होते हैं, उनके पास कितने साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, 7 साल का होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट, रहने दे, छोटा टॉपिक बचा हुआ है। एक काम करता हूँ, चलो रहने देता हूँ, एक एक्स्ट्रा क्लास ले, क्यों खामा इसको 2 घंटे का बनाए। अगले क्लास में क्या करूँगा, ख़त्म ही कर दूंगा इसको, ज़्यादा नहीं है, 40 मिनट 30 मिनट का बाकी है। छोटे छोटे टॉपिक्स है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। चलो इसको कल ही ख़त्म करते हैं, क्यों खामा खामा बनाए। हाँ, कल ख़त्म करके कल ही मैं क्या करूँगा, डायरेक्टर चालू कर दूंगा, कोर कंपनी लॉ वही होता है, ठीक है। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।